किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा रोग आजकल देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो फंजीसाइड है, फफूंदीनाशक हैं, वो ला करके हम स्प्रे करते हैं। लेकिन तब तक जो है हमारी जो क्रॉप है, डिजीज की वजह से काफ़ी परसेंटेज जो है उसका डैमेज हो चुका होता है, काफ़ी हद तक वो बर्बाद हो चुकी होती है। तो ऐसा हम क्या करें कि जो रोग है वो उसको हम आने ही ना दें, यानी कि आने से पहले ही हम जो रोग है हमारी फसलों पर उसको कंट्रोल कर लें। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी फसलों में जो रोग हैं वो कौन कौन से तरीके से आ सकते हैं। यदि उन तरीकों को समझ लिया आपने और उनको रोक लिया तो शायद आपकी फसलों में जो रोग हैं वो नहीं आएंगे तो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से तरीके से जो रोग हैं, डिजीज हैं, हमारी फसलों में आते हैं। तो हमारी फसलों में रोग आने के 4 तरीके से जो रोग है, जो डिजीज है, वो हमारी फसलों में आ सकता है। पहला की बात करें, हम फर्स्ट की बात करें तो वो होता है सॉइल के जरिए, यानी कि जिसको हम कहते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज, यानी कि मृदा जनित रोग। ये जो रोग आते हैं भूमि से आते हैं। भूमि के अंदर क्या होता है कि हम बार बार अपनी खेत के अंदर वेजिटेबल्स उगा रहे हैं या कोई भी फसल हमने बार बार लगाई हुई है, तो उसमें जब कोई रोग आता है तो रोग, जैसे मान लीजिए फसल पे रोग आया तो उसके जो पत्ते हैं, जैसे ही पत्ते डैमेज होंगे तो पत्ते कहाँ गिरेंगे, वो ज़मीन के अंदर गिर जाते हैं। तो जो प्लांट के अवशेष हैं, जो इन्फेक्टेड अवशेष हैं, वो कहाँ हमारी भूमि पर गिर जाते हैं और फिर वो उसी के अंदर कई सालों तक जीवित रहता है। जो हमारा पैथोजन है, फंगस है, वो अनेक वर्षों तक भूमि के अंदर जीवित रहता है। तो फिर हम नेक्स्ट क्रॉप लेते हैं तो उसका अटैक उस पर भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारी सॉइल के अंदर जब हम बार बार क्रॉप लेते हैं तो उस पर रोग आते हैं तरह तरह के, जिससे अलग अलग तरीके के जो पैथोजन है वो पनपे रहते हैं, हमारी सॉइल के अंदर जीवित रहते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है कि आप क्या करें कि सॉइल को ट्रीटेड करें, यानी कि सॉइल ट्रीटमेंट करें, जिससे जो सॉइल के अंदर जो पैथोजन है वो कंट्रोल हो जाए। जब सॉइल के अंदर पैथोजन है वो नष्ट हो जाएंगे तो फिर सॉइल बॉर्न डिजीज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सॉइल बॉर्न डिजीज में हमें ज़्यादातर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जैसे आपको विल्ट की समस्या देखने को मिलती है, जिसको रूट रॉट की समस्या आपको देखने को मिलती है, डैम्पिंग ऑफ की समस्या देखने को मिलती है, कॉलर रॉट की समस्या देखने को मिलती है, स्टेम रॉट की समस्या देखने को मिलती है। तो और भी बहुत सारे रोग आते हैं। तो ये सभी सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं, यानी कि सॉइल से हमारे प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। तो इसलिए सॉइल को ट्रीटेड आपको ज़रूर करना चाहिए। अब सॉइल को हम ट्रीटेड कैसे कर सकते हैं? देखिए, सॉइल में को ट्रीटेड करने के लिए पहला तो आप जब भी गर्मियों के दिन हो, हाई टेम्परेचर हो और यदि आपका खेत उस समय खाली है तो अपने फील्ड की गहरी जुताई करके उसको छोड़ दें, जिससे जो सनलाइट है वो हाई टेम्परेचर में, और जब सनलाइट पड़ती है मिट्टी में तो मिट्टी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि जब मिट्टी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो पैथोजन है वो नष्ट हो जाते हैं, या हमारा जो नेमाटोड्स हैं, इंसेक्ट भी वो कंट्रोल होते हैं। तो इनसे जो नेमाटोड्स हैं उसके एग्स हैं वो भी कंट्रोल होंगे, किसी इंसेक्ट के एग्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे पैथोजन है वो नष्ट हो जाते हैं, और इससे हमारी जो सॉइल है वो रिचार्ज होती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए यदि आपकी सॉइल से बार बार डिजीज आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, क्रॉप लगाने से पहले सॉइल को किसी भी जो हमारे बायोफंजीसाइड है उनसे ट्रीटेड करना चाहिए। आप बेड़ों में डाल सकते हैं या पूरी सॉइल में डाल सकते हैं खेत की तैयारी के समय। तो जो बेस्ट है वो हमारे ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है। तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। 1-1 किलोग्राम या 2-2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से दोनों को आप डाल सकते हैं। इनकी कोई क्वांटिटी ज़्यादा भी रखें, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप 1 किलोग्राम तो कम से कम रखें। 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, 1 किलोग्राम स्यूडोमोनास को आप गोबर की खाद में अलग अलग मिक्स करें और इनको खेत की तैयारी के समय डाल दें, या बेड़ों में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे जो फंगस है और जो पैथोजन जो बची हुई है उसको ये नष्ट कर देते हैं, उसको ये बढ़ने नहीं देते हैं, जिससे हमारी फसलों में रोग नहीं आते हैं। और यदि आप रासायनिक जो फंजीसाइड हैं, केमिकल फंजीसाइड हैं, वो डालना चाहते हैं तो मैंकोजेब का उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहता है, सस्ता भी आता है। लेकिन जो हमारे बायो फंजीसाइड हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। जैसे मैंने स्यूडोमोनास बताया, ट्राइकोडर्मा बताया, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं और हमारी सॉइल को और बेहतर बनाने का वो काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले क्या करना है कि सॉइल बॉर्न डिजीज ना आए आपकी फसलों में, उसके लिए सॉइल को ट्रीटेड करना है। तो एक तो मैंने बताया कि सॉइल की वजह से सॉइल बॉर्न डिजीज आते हैं, जो सॉइल के कारण आते हैं हमारे फसलों में, तो उसको आप कैसे ट्रीटेड कर सकते हैं। दूसरा, सीड बॉर्न डिजीज भी होते हैं, यानी कि सीड से भी हमारी फसलों में रोग आता है।
मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड सीड है, हमने जो सीड लिया है वो कहीं ऐसी क्रॉप से आया है कि उसमें या तो कोई रोग था या कोई वायरस था, जिसकी वजह से उस सीड के अंदर भी वायरस फिर वो हमें देखने को मिलता है। अब उस सीड को हमने लगाया है अपने खेत के अंदर, और क्योंकि उस सीड के अंदर पहले से पैथोजन वायरस या बैक्टीरिया पहले से मौजूद है, तो वो फिर से हमारे पौधे पर अटैक करेगा और फिर हमारे पूरी क्रॉप में फैलता है इस तरीके से। तो इसलिए सीड बॉर्न डिजीज भी होते हैं, यानी कि बीज जनित रोग भी होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए बीज जनित जो रोग है, वायरस है, उसको रोकने के लिए हम एक तो जो सीड है उसको हॉट वाटर ट्रीटेड करते हैं, यानी कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट बोलते हैं कि जो बीज है उसको एक निश्चित तापमान के अंदर पानी का एक निश्चित तापमान किया तो और उसमें सीड को डाल दिया जाता है। तो लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये एक्सपर्ट की देखरेख में ही की जाती है, क्योंकि जो पानी का टेम्परेचर है थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो जो हमारा सीड का जर्मिनेशन है वो प्रभावित हो सकता है, यानी कि सीड में फिर जर्मिनेशन ही नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसको घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी बीज परचेज करें एक अच्छी सर्टिफाइड कंपनी का ही बीज परचेज करें, क्योंकि वो जो सर्टिफाइड बीज होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनमें ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। दूसरा, आप जब भी सीड ले आए हैं, वैसे तो जो सर्टिफाइड सीड है वो ट्रीटेड आते हैं, यदि वो सीड ट्रीटेड है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि ट्रीटेड नहीं है तो आप उसको घर पे ट्रीट भी करें फंजीसाइड से या किसी बैक्टीरिया साइड से आप उसको ट्रीटेड करें। सबसे बेस्ट रहता है कि आप मैनकोजेब से ट्रीटेड कर सकते हैं, या हमारा साफ फंजीसाइड आता है उससे ट्रीटेड कर सकते हैं, या हमारे स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, इनसे भी आप ट्रीटेड करके बुआई कर सकते हैं। तो इससे जो सीड के जरिए इन्फेक्शन है वो आपकी क्रॉप में नहीं फैलेगा और रोग आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा कारण होता है हमारी फसलों पर रोग आने का, वो है एयरबॉर्न डिजीज, यानी कि वायु द्वारा फैलने वाले रोग, हवा के द्वारा फैलने वाले रोग। क्या होता है, देखिए हवा के अंदर भी जो तरह तरह की फंगस है वो रहती है। मान लीजिए किसी पड़ोसी की फसल में कोई रोग का अटैक है तो वहाँ से हवा के माध्यम से जो फंगस आपके खेत तक पहुँच सकती है। और तो ये जो समस्या है ये जब ज़्यादा उत्पन्न होती है, जब मान लीजिए रेन हुई है, ह्यूमिडिटी हाई है, यानी कि जो नमी है वातावरण में ज़्यादा है, तो उस समय समस्या उत्पन्न होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन जब भी बने तो आप प्रिवेंटिव में ही कोई भी जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है उनका स्प्रे ले लें, तो इससे जो इन्फेक्शन है आपकी फसल में नहीं फैलेगा। तो कौन कौन से बेस्ट प्रिवेंटिव फंजीसाइड है कॉन्टैक्ट में, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप मैनकोजेब का ले सकते हैं। आप जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है 50% उसका स्प्रे ले सकते हैं। आप क्वच फंजीसाइड का स्प्रे ले सकते हैं। तो ये सभी कॉन्टैक्ट हैं, काफ़ी अच्छे काम करते हैं। तो इनमें से कोई भी आप प्रिवेंटिव में स्प्रे ले लें। यदि बारिश हुई है और ह्यूमिडिटी हाई है तो उस कंडीशन में ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपकी फसलों में कोई भी डिजीज अटैक कर सकता है। तो इसलिए प्रिवेंटिव में आप स्प्रे ले लें। और जो आपकी हिस्ट्री रही है, मान लीजिए क्रॉप ने जो भी आपने लगाई है उस क्रॉप में कौन सा डिजीज बार बार आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको स्प्रे को चूज करना चाहिए, वही स्प्रे देना चाहिए, क्योंकि उसके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिवेंटिव में स्प्रे ले लेंगे तो जो एयरबॉर्न डिजीज है वो आपकी फसलों पर अटैक नहीं करेगा। उसके बाद होता है कि इंसेक्ट के थ्रू भी जो डिजीज है, जो वायरल इन्फेक्शन है, वो हमारी फसलों में फैलता है। इंसेक्ट यानी कि जो स्पेशली जो सकिंग पेस्ट होते हैं, यानी कि रस चूसने वाले कीट होते हैं, उनकी वजह से भी जो हमारी फसलों में जो इन्फेक्शन है रोग का वो होता है। जैसे लीफ कर्ल वायरस या टोबैको मोजेक वायरस, ये सभी आते हैं सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसने वाले कीटों के कारण, जैसे कि थ्रिप्स के कारण, माइट्स के कारण, एफिड्स के कारण, वाइट फ्लाई के कारण। तो यदि आपकी फसल में इन किसी भी सकिंग पेस्ट का अटैक है तो उसको भी इमीडिएट आपको स्प्रे करके कंट्रोल करना चाहिए, वरना आपकी फसल में जो वायरल इन्फेक्शन है वो फैल जाएगा। तो इसको जल्दी से कंट्रोल करें, क्योंकि एक बार जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरस आपके खेत के अंदर पहुंच जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जिस प्लांट में आ गया उसको तो ठीक ही नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको केवल स्प्रेड होने से हम रोक सकते हैं। तो इसलिए जो सकिंग पेस्ट हैं वो ही ज़्यादातर हमारी फसलों में जो वायरस है उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो इसलिए सकिंग पेस्ट को इमीडिएट कंट्रोल करें, उसके लिए बहुत सारे आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड मिल जाएंगे, तो इमीडिएट उनका स्प्रे करें। तो इस तरीके से आप अपनी फसलों पर जो रोग हैं उनको कम कर सकते हैं या आने से रोक सकते हैं, और आप एक हेल्दी क्रॉप ले सकते हैं, जिससे आपको प्रोडक्शन बेहतर मिलेगा, आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा।
तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।